तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी। आई थिंक बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम करेंगे EVS NCERT महामैराथन, जो कि EVS में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं NTRC से वो यहीं से पूछेंगे और जिसके बारे में पढ़ेंगे EVS NCERT महामैराथन में। तो चलिए अपना शुरू करते हैं वीडियो। तो पहला है आपका इग्लू में बर्फ़ के घर टोंडा प्रदेश में पाए जाते हैं। ये घर एस्किमो प्रजाति द्वारा बनाए जाते हैं और इन घरों को इग्लू कहा जाता है। और ये रहा ऐसा फिगर जो कि इसके बर्फ़ के गोलों द्वारा बनाया जाता है, ताकि इसके अंदर आप रहें तो आपकी गर्मी बाहर ना जा सके और बाहर से गर्मी ठंडी हवा आपके अंदर ना आ सके। तो हमारा दूसरे नंबर पे आता है कृषि। कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। फसलों, फलों, सब्जियों, फलों को उगाने और पशुपालनों में इसमें शामिल है। विश्व में 50% लोग कृषि से संबंधित क्रियाओं से संलग्न है। भारत की 2/3 जनसंख्या अब तक कृषि पर निर्भर है। जिस भूमि पर फसलें उगाई जाती है कृषिगत भूमि कहलाती है। एक ही प्रकार की फसलों से कई केमिकल को यूज करने से ज़मीन बंजर हो जाती है। तो आपको बता दें। और पहला एग्रीकल्चर कृषि, मृदा की जुताई, फसलों को उगाना और पशुपालन का विज्ञान एक कला है। इसे खेती भी कहते हैं। सेरीकल्चर, रेशम उत्पादक, रेशम के कीटों का वाणिज्यिक पालन, यह कृषि की आय में पूरक हो सकता है। पिसीकल्चर, मत्स्य पालन, विशेष रूप से निर्मित तालाबों और पोखरों में मत्स्य पालन किया जाता है। और विटीकल्चर मतलब धनराज कृषि, अंगूरों की कृषि, अंगूरों की खेती। हॉर्टिकल्चर, उद्यान कृषि, वाणिज्यिक उपयोगों के लिए सब्जियों और फूलों को उगाया जाता है। और उसके बाद आपका आ जाता है सीड्स। बीजों को प्राचीन समय में सूखी लौकी में रखकर उस पर मिट्टी का लेप कर देते और नीम की पत्तियां इन्हें कीड़ों से बचाती थी। पौधे स्वयं भी अपने बीजों को दूर फेंक देते हैं और कपड़ों में चिपक कर पानी के जरिए भी ये एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। उसके बाद आपका आता है सोयाबीन। सोयाबीन की फलियां पक कर फट जाती हैं और इसमें से बीज बाहर निकल जाते हैं। काली मिर्च, सौंफ, गेहूँ आदि बीज होते हैं। नाशपाती, भिंडी, करेला, खीरा, टमाटर, चीकू आदि भी बीज होते हैं। मिट्टी में गोबर मिलाने से मिट्टी में कीड़ा नहीं लगता। कपड़े में बांधा हुआ पानी में भिगोए गए बीज की तुलना में जल्दी से अंकुरित हो जाता है, क्योंकि कपड़े में बीज सांस लेने में सक्षम है। यदि बीज को कपड़े में बांध दिया जाए और उनमें से आधे अंकुरित हो जाए और आधे नहीं, इसका कारण है कि बीज क्षतिग्रस्त थे या बीज बीच में से टूट गए थे, या तीसरे नंबर पे है बीज में कीड़े लग चुके थे। तो उसके बाद हम पढ़ेंगे अपना सब्जियां या वेजिटेबल के बारे में। तो चलिए अपना वेजिटेबल के बारे में हम पढ़ते हैं। तो अधिकतर सब्जियां पौधों के फूल होती हैं और कुछ सब्जियां पौधों का फल भी होती हैं। लोहा, गुड़, आंवला और हरे पत्तेदार सब्जियां में मिलता है। विदेश से आने वाली सब्जियां के नाम निम्नलिखित हैं। तो हरी मिर्च, टमाटर, आलू, ये सभी आपके साउथ अफ्रीका से आए हैं, जहाँ पे हरी मिर्च, टमाटर, आलू बोया जाता है सबसे पहले। तो उसके बाद से हमारा आता है गोभी और मटर। गोभी और मटर ये सब यूरोप से आई हैं, जो कि इंडिया में लाया गया था। गोभी और मटर यूरोप से। काफ़ी, बीन्स और भिंडी ये अफ्रीका से आई है। सोयाबीन चीन से आया है, जो कि सोयाबीन सबसे पहले चीन में उत्पादन हुआ था। और यहाँ से आपका 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। पौधों का भाग जिसे हम खाते हैं, जड़ में होते हैं, जैसे मूली, गाजर, चुकंदर। और तना में आपका हो जाएंगे आलू, प्याज, अदरक। पत्तियों में हम धनिया, पत्ता गोभी, अरबी, पालक, कड़ी पत्ता, जो कि कड़ी पत्ता आप जानते ही हैं कि काढ़ा में डाला जाता है। और बीज में अपना है आप सभी का चना, बाजरा, सरसों, गेहूँ, धान।
ये जो भी सब्जियां खाई जाती हैं उनका हम ट्रिक से याद करते हैं। हद कर दी आपने, ह से हल्दी, के से केसर, दी से अदरक, क से आलू। तो हमें तने से याद करने में आसानी हो जाती है। हद कर दी आपने इस ट्रिक के माध्यम से। तो हमारा अपना नेक्स्ट है फूल। फूल में सहजन खाए जाते हैं, सहजन पर से केला के फूल खाए जाते हैं और कचनार खाए जाते हैं। जड़ से खाने वाली सब्जी को आसानी से हम याद कर सकते हैं, जैसे कि ट्रिक है हमारा गमू ने चूसा शलजम। तो ग से हो जाएगा गाजर, मू से मूली, चू से चुकंदर, स से शलजम। तो इसे हम आसानी से याद कर सकते हैं, गमू ने चूसा शलजम। फली में आपका हो जाएगा मटर। तो चलिए अपना नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं हम। और यहाँ से आप सभी को 1 नंबर पूछ सकता है क्वेश्चन में, तो आप इसे भी याद कर लें। तो चलिए अपना हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है क्रोटन पौधा, जो कि बहुत ही परीक्षा में पूछता है। तो क्रोटन पौधे ज़मीन के बारे में उसकी दशा को बता देते हैं, यानी सिग्नल दे देते हैं। क्रोटन पौधे की जड़ ज़मीन में ज़्यादा गहरी नहीं जाती। जब मिट्टी सूखने लगती है तो इस पौधे की मिट्टियाँ पत्तियों सूखने लगती है और झड़ने लगती है, जिससे मिट्टी का पता चल जाता है कि मिट्टी सूख रही है। तो यह एक प्रकार का सिग्नल होता है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है घास। घास के बारे पढ़ेंगे। घास का पौधा जितना ज़मीन के ऊपर होता है उससे कहीं ज़्यादा ज़मीन के अंदर फैला होता है। घास की जड़ें बहुत मजबूत होती है और इन्हें खुरपी से खोद कर निकाला जाता है। जड़ें पौधों को सहारा देती है, जल और खनिज को अवशोषित करती है। जिस मैदान में एक्टिन बीज बोए जाते हैं उसे एक्टिन ज़मीन बोलते हैं। कुकुड़ झारखंड की एक आदिवासी जनजाति है। कुडुक भाषा में जंगल को तोरांग कहते हैं। भारत के उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों में स्थानीय खेती करने का रिवाज है। कुछ पौधे बिना बोए खेतों में अपने आप उग जाते हैं। उन्हें खरपतवार कहते हैं। इन्हें निकालना ज़रूरी होता है, नहीं तो सारा खाद और पानी यही ले लेगी और फसल कम उगेगी। उसके बाद हम अपना पढ़ेंगे प्रकाश संश्लेषण के बारे में। तो प्रकाश संश्लेषण में पत्तीय पादप की खाद्य फैक्ट्रियाँ हैं। जल और खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुँचाए जाते हैं। यह वाहिकाएँ नली के समान होती है और जड़, तना, शाखाएँ और पत्तियों तक फैली होती है। पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्तियों की सहायता करता है और इस ऊर्जा का प्रयोग जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड खाद्य संश्लेषण में होता है, क्योंकि खाद्य संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है और इसलिए इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है तथा पादप में खाद्य के रूप में संचित हो जाती है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक्स है निपेंथिस। तो निपेंथिस नामक पौधा इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और भारत के मेघालय या पूर्वी राज्यों में पाए जाते हैं, बॉर्डर पे। ये पौधे कीड़े मकोड़े और छोटे जीवों का शिकार करते हैं। यह पौधा लंबे घोड़े जैसे
दिखता है, जिसके ऊपर पत्तियों का ढक्कन लगा होता है और इसमें से खुशबू निकलती है, जिसकी वजह से कीड़े मकोड़े उसके अंदर फंस जाते हैं। निफेथिस पौधे को घटपणी पौधा भी कहा जाता है। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बरगद। बरगद बरगद के पेड़ के लटकन उसकी जड़ें होती है। ये टहनियों से निकलती है और बढ़ते बढ़ते ज़मीन के अंदर चली जाती है। ये जड़ें मजबूत खंभों की तरह पेड़ को सहारा देती है। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रेगिस्तानी ओक, जिजट ओक। तो जिजट ओक के बारे में हम पढ़ेंगे। रेगिस्तानी ओक ऑस्ट्रेलिया में रेगिस्तानी ओक पेड़ पाया जाता है, जिसकी ऊंचाई 11 से 12 फीट होती है और इसकी पत्तियां बहुत कम होती है। इसकी जड़ें जमीन के अंदर 250 से 300 फीट तक जाती है। जब तक पानी तक न पहुंच जाए, ये जड़ें पेड़ के तने में जमा हो रहता है। कभी इस इलाके में पानी नहीं होता या पानी की कमी पड़ जाती है तो वहाँ के लोग इसके तने में अंदर पतला पाइप डालकर पानी निकाल लेते हैं। तो उसके बाद हम पढ़ेंगे जंगल फॉरेस्ट के बारे में। जंगल अधिनियम कानून 2007 के अनुसार जो लोग 25 सालों से जंगल में एक जगह रह रहे हैं, तो यह कानून उन्हें अधिकार देता है कि वह उस जगह पर जो चाहे वह उगा सकते हैं, उन्हें हटाया नहीं जाएगा। जंगल का संरक्षण वहाँ की ग्राम सभा करती है। खानों की खुदाई और बाधाओं का निर्माण करने से जंगल खत्म होते जा रहे हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे मधुमक्खी पालन, बी कीपिंग। बिहार के मुजफ्फरपुर का बोचाहा गांव, इस इलाके में लीची के पेड़ बहुत अधिक पाए जाते हैं। लीची के फूल मधुमक्खियों को बहुत लुभाते हैं, इसलिए इस क्षेत्र के लोग मधुमक्खी पालकर शहद बनाने का काम भी करते हैं। जो कि अक्टूबर से दिसंबर मधुमक्खी के अंडे देने का समय होता है और यही मधुमक्खी पालन शुरू करने का भी सही समय होता है। मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहते हैं। लीची के फूल फरवरी में खिलते हैं। मधुमक्खी के हर छत्ते में एक रानी होती है जो अंडे देती है। छत्ते में कुल नर मक्खी भी होती हैं। छत्ते में बहुत सारे काम करने वाली मक्खियाँ भी होती हैं। यह दिन भर काम करती हैं, शहद के लिए फूलों का रस ढूंढती हैं। जब किसी मक्खी को रस मिल जाता है तो वह एक तरह का नाच करती है और दूसरे मधुमक्खियों को पता चल जाता है कि रस कहाँ पर है। मधुमक्खी रस से शहद बनाती है। छत्ता बनाने का काम भी इन्हीं का होता है और बच्चों को पालने का भी। मधुमक्खी पालन में बक्से का प्रयोग किया जाता है। इस बक्से में चीनी का मीठा घोल डाला जाता है। नर मक्खी छत्ते के लिए कुछ खास काम नहीं करते। मधुमक्खी के डंक में फार्मिक अम्ल होता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मलेरिया। रोनाल्डो रोस ने सबसे पहले बताया कि मलेरिया मच्छरों के कारण होता है। यह भारतीय मूल के थे। मलेरिया बुखार में कपकपी और ठंड लगती है। मलेरिया मादा मच्छर एनाफिलीज से फैलता है। मलेरिया को दूर करने की दवाई सिंकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एनीमिया। एनीमिया हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी के कारण होता है।
यह शरीर और मानसिक रूप से प्रभावित करता है। इससे बच्चे ठीक से पढ़ते नहीं, उनका एनर्जी लेवल लो हो जाता है, पढ़ाई में ध्यान नहीं रह पाता है। तो कृपया अपना भी ध्यान दें आप। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ब्रेल लिपि। ब्रेल लिपि लुइस बेल्स फ्रांस के थे। 3 वर्ष की उम्र में अपने पिता के औजारों से खेलते हुए उनकी आंखों की रोशनी चल गई थी। पढ़ाई में बहुत रुचि थी, तो यह पढ़ने और लिखने के विभिन्न तरीके सोचने लगे और फिर एक तरीका निकला जो बाद में लुइस क्रिस्कट के नाम से जाना गया। एक मोटे कागज पर एक नुकीली चीज है जो 6 बिंदुओं को उभारा जाता है, फिर उभरे हुए बिंदुओं पर उंगलियों के सहारे इन्हें स्पर्श करते हुए पढ़ा जाता है। यह ब्रेल लिपि कहलाती है। स्क्रिप्ट 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। एक है हमारे शरीर के लिए विभिन्न पोषक तत्व। हमारे भोजन में मुख्य पोषक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण हैं। हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट मंड शर्करा के रूप में होते हैं। कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, जिससे हमें ऊर्जा मिलती है। प्रोटीन की आवश्यकता शरीर में वृद्धि तथा स्वास्थ्य रखने के लिए होती है। प्रोटीन युक्त भोजन को प्रायः शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। विटामिन हमारी आँखें, अस्थियाँ, दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में भी सहायता करते हैं। विटामिन कई प्रकार के होते हैं, जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। इनमें से कुछ विटामिन को विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के नाम से जाना जाता है। विटामिनों के एक समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। हमारे शरीर को सभी प्रकार के विटामिनों की अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। विटामिन ए हमारी त्वचा एवं आँखों को स्वस्थ रखता है। विटामिन सी बहुत से रोगों से लड़ने में हमारी मदद करते हैं। विटामिन डी हमारी अस्थियाँ और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। हमारा शरीर भी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में विटामिन डी बनाता है। चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दूसरे पोषक तत्वों से अधिक होती है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि चावल कार्बोहाइड्रेट समृद्ध भोजन है। इन पोषकों के अलावा हमारे शरीर को आहारी रेशों तथा जल की भी आवश्यकता होती है। आहारी रेशे रुद्रांश के नाम से भी जाने जाते हैं। हमारे खाने में रुद्रांश की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से होती है। रुद्रांश के मुख्य स्रोत साबुत खाद्यान्न, दालें, आलू, ताजे फल, सब्जियां हैं। छिलका उतारकर यदि सब्जियों और फलों को धोया जाता है तो उनकी कुछ विटामिन नष्ट हो जाते हैं। सब्जियां और फलों की त्वचा में कई विटामिन तथा खनिज लवण होते हैं। चावल और दालों को बार बार धोने से उनमें उपस्थित विटामिन और कुछ खनिज लवण अलग हो जाते हैं।
भूख लगने पर पता मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस से पता चलता है। जीभ पर 4 तरह की 9000 ग्रंथियाँ होती हैं। चबाकर खाने से लार से टाइलिन नामक स्टार्च को माल्टोज शुक्र में बदल देता है, जिससे भोजन मीठा लगने लगता है। पकाने के तरीके: भूनकर, उबालकर, तलकर, सेककर हैं। हमारे पेट का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस होता है और पेट में पाया जाने वाला रस अम्लीय होता है और यह भोजन को पचाने में सहायता करता है। अचार रखने के लिए कांच के जार को और बोतल को अच्छी तरह से सुखाया जाता है ताकि नमी न रह जाए, नहीं तो अचार खराब हो जाएंगे। जब दस्त लगते हैं या उल्टियाँ होती है तो हमारे शरीर से बहुत सारा पानी निकल जाता है। यह शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है, इसलिए ज़रूरी है कि शरीर में पानी की कमी की पूर्ति की जाए। जब तक उल्टियाँ दस्त हो तब तक थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीते रहना चाहिए। पानी में शर्करा नमक भी मिला लेना चाहिए। बहुत छोटे बच्चों को माँ का दूध पिलाते रहना बहुत ज़रूरी है। बीमारियाँ रोकने के लिए दवाइयाँ जो घर में भी उपलब्ध हो सकती है लेनी चाहिए। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उर्दियों। सर्दियों में खेत में ही ताज़ी सब्जियों को मसाले के साथ एक मटके में भरते और उसको सील बंद कर देते हैं। कोयले के अंगारों में मटके को उल्टा रखकर सब्जी को पकाया जाता है। इस पकी सब्जी को उधियन, गुजराती में उधियो का मतलब है उल्टा। उधियों के साथ मिट्टी के चूल्हे में पकी बाजरे की रोटी को खाया जाता है। साथ में मक्खन, दही और छाछ भी ली जाती है, जो कि बहुत ही अच्छा लगता है स्वाद में। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लिंग हू फैन। लिंग हू फैन सांप के मांस से बनाया जाने वाला पकवान है जिसे हांगकांग में खाया जाता है। खाने की चीज़ें जल्दी खराब होने से बचाने के लिए घरेलू उपाय चीज़ें हैं। घरेलू उपाय: दूध को बचाने के लिए उबाल देते हैं। हरा धनिया को गीले कपड़े में लपेट कर रख देते हैं। पके हुए चावल एक कटोरे में डालकर पानी के बर्तन में रख देते हैं। प्याज लहसुन को खुले में रखते हैं नमी से बचाकर। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है झूम खेती का तरीका बिल्कुल अलग है। एक फसल कटने के बाद ज़मीन को कुछ साल तक ऐसे ही छोड़ देते हैं, उनमें खेती नहीं करते। इस जगह जो बांस या जंगल उग जाते हैं उन्हें उखाड़ते नहीं, बस गिरा कर जला देते हैं। यह राख जमीन में खाद का काम करती है। जमीन को जलाते हुए आसपास के पेड़ न जले, जंगलों को नुकसान न पहुँचे, इसका भी ध्यान रखना पड़ता है। फिर जब इस ज़मीन में खेती की बारी आती है तो ज़मीन को जोता नहीं जाता है, मिट्टी को हल्के से हिलाकर सीड छींट देते हैं। एक ही खेत में अलग अलग तरह के बीज जैसे मकई, सब्जियां, मिर्च, चावल बोए जाते हैं। फसल के समय बीज, अनचाही घासें पौधों को उखाड़ते नहीं, उन्हें गिरा देते हैं ताकि वे जमीन की मिट्टी में मिल जाए, इससे ज़मीन उपजाऊ मिल जाए। स्थानांतरित खेती झूम खेती उत्तरी, पूर्वी, पर्वतीय या आदिवासी क्षेत्र में की जाती है। इसे जनजाति कृषि भी कहा जाता है।
हमारा नेक्स्ट टॉपिक है चांगथांग। चांगथांग पश्चिमी और उत्तरी तिब्बत में एक ऊंचा पठार है। यह 5000 मीटर ऊंची पर स्थित है, जो कि कुछ हद तक भारत के लद्दाख क्षेत्र के दक्षिण पूर्व में भी फैला हुआ है। यह चांगपा नाम की प्रजाति है, जिसकी आबादी कुल 5000 लोग है। यह हमेशा अपनी भेड़ बकरी के साथ घूमते रहते हैं। चांगपा लोग अपने टेंट को रैबो कहते हैं। यहाँ सर्दियों में 70 किलोमीटर प्रति आवर्स की हवा चलती है। चांगपा की भाषा में चांगथांग का मतलब ऐसी जगह से है जहाँ लोग रहते हैं। यहाँ एक भी पेट्रोल पंप नहीं है। रेबो अर्थात टेंट के पास एक जगह होती है जहाँ यह लोग लेखा बोलते हैं, जहाँ से अपनी बकरी और भेड़ों को रखते हैं। लेखा की दीवारें पत्थरों की बनी होती हैं। हर परिवार अपने जानवर पर एक विशेष प्रकार का चिन्ह बनाता है। औरतें और छोटी बच्चियां जानवरों को गिनकर चराने ले जाती हैं, फिर लौटाकर उन्हें दोबारा गिनती है। यह लोग अपनी बकरियां को ऊंची और ठंडी जगह पर चराने ले जाते हैं, जिससे बकरियों के बाल घने और मुलायम होते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विश्व प्रसिद्ध पश्मीना शॉल। पश्मीना शॉल चांगपा लोगों द्वारा पाली गई बकरियों के बालों से बनती है। जिन बकरियों से मुलायम पश्मीना ऊन मिलती है, वह बहुत ऊंचाई पर लगभग 5000 मीटर ऊपर रहती हैं। ठंड में टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। बकरी के शरीर पर गर्म बालों को कोट बन जाता है। उनमें से कुछ बाल बकरियां गर्मियों में गिरा देती हैं, जिनका प्रयोग पश्मीना शाल बनाने में किया जाता है। इनका एक बाल इतना पतला होता है कि इनके 6 बाल हमारे एक बाल के बराबर होते हैं। यह शाल हाथ से बनाए जाते हैं। लगभग 250 घंटे की बुनाई के बाद एक प्लेन शाल बनता है। एक पश्मीना शाल 6 स्वेटर जितना गर्म होता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आपका मृत सागर। वैसे तो सभी सागरों के पानी में नमक होता है, लेकिन मृत सागर दुनिया का सबसे नमकीन सागर है। इतना नमकीन कि लगभग 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक होता है। मृत सागर में हम ऐसे तैर सकते हैं जैसे आराम से लेटे हों। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है गैस। द्रव से गैस में परिवर्तन होने की प्रक्रिया वाष्पीकरण कहलाती है। वाष्पीकरण की प्रक्रिया उस समय सबसे धीमी होती है जब सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में कमी होती है। जब सतह का क्षेत्र बड़ा होता है तो तापमान कम या अधिक होने की स्थिति में भी वाष्पीकरण होता है। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन अथवा ग्रीन गैस होती हैं। ये गैसें जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार होती है और इनसे विश्व में गर्मी बढ़ती रहती है। भारत में क्लोरोफ्लोरोकार्बन पर रोक लगा दी गई।
हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम प्राकृतिक रूप से बनता है, पर इसके बनाने की गति बहुत ही धीमी होती है। इसके बनने में लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं। ज़मीन से निकलने वाला कच्चा तेल गहरे रंग का गाढ़ा तरल पदार्थ होता है, जिसमें गंध होती है। इससे रिफाइन किया जाता है। रिफाइन होने के बाद इससे मिट्टी का तेल, डीजल, पेट्रोल, वायुयान में प्रयोग होने वाला ऑयल, एलपीजी, मोम, कोल tar ग्रीस बनता है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जल। अब हम जल के बारे में पढ़ेंगे। जल एक महत्वपूर्ण नवीनीकरण प्राकृतिक संसाधन। भूपृष्ठ का 3/4 भाग जल से ढका है। आपको पता है कि पृथ्वी का 3/4 भाग जल से ढका हुआ है। जो हमारे तो जल के क्षेत्र को जो मंडल कहते हैं, जलमंडल। यह जल के विभिन्न स्रोत जैसे नदी, झील, समुद्र, महासागर आदि जैसे विभिन्न जलाशयों से मिलकर बनता है। ये सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है और महासागरों का जल लवणीय है और मानवीय उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं है। अम्लवण जल केवल 2.7% ही है। इसका लगभग 70% भाग बर्फ की चादरों और हिमानियों के रूप में अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय प्रदेश में पाया जाता है। अम्लवणीय मतलब पीने योग्य जल तो होता है। जल में ऑक्सीजन के कमी के कारण मछलियाँ मर जाती हैं, और कहीं पे अगर जल में ऑक्सीजन न हो तो हमारा जल में उपस्थित मछलियाँ मर जाती हैं। अगर जल दूषित हो जाता है तो भी मछलियाँ मर जाती हैं। तो पानी को साफ करने का सबसे अच्छा तरीका है पानी को उबालना है, क्योंकि पानी उबालने से ही हमारा पानी स्वच्छ हो जाता है। गंदा पानी पीने से दस्त और हैजा हो सकता है। दस्त और उल्टी में शरीर बहुत सारा पानी कमी हो जाती है। और नेक्स्ट टॉपिक है गोलकुंडा फोर्ट। गोलकुंडा फोर्ट हैदराबाद में है। दीवार का भाग एक गोलाकार शेप में है, जिसे बेसन या बुर्ज कहते हैं। गोलकुंडा की बाहरी दीवारों पर ऐसे 87 बुर्ज हैं। गोलकुंडा शाही कुतुब सुल्तानों ने गोलकुंडा में 1518 से 1687 तक शासन किया। इससे पहले 1200 ईस्वी में गोलकुंडा किला मिट्टी का बना हुआ था। आपको पता है 1200 ईस्वी में यह गोलकुंडा किला मिट्टी का बना हुआ था, और बाद में कुतुब शाही सुल्तानों ने जब यहाँ पे शासन किया तो इसे निर्माण किया। और यहाँ पे बेसन या बुर्ज के 87 बुर्ज हैं। तो आपका नेक्स्ट टॉपिक है, और इसमें है आपका ऊंची और गोली दीवारें दूर तक देखने में मदद करती है, जिससे आक्रमण का पता चल जाता है। औरंगजेब यहाँ आक्रमण करने आया था पर असफल रह गया। 8 महीने तक किले के बाहर अपनी सेना के साथ रहा। किले के चारों तरफ खाई थी, जिस वजह से आक्रमण नहीं कर पाया। उस समय कांसे की बंदूकें बनी थी, और जब औरंगजेब आया था उस समय भी कांसे की बंदूकें चलती थी। हजारों सालों में घूमते वर्ग कांसे से चीज़ें बनाते आ रहे हैं। कांसे, तांबा और टिन के मिश्रण है। सुल्तान अबुल हसन संगीत और कुचिपुड़ी डांस का शौकीन था। अबू हसन कुआं और बावड़ी आपको राजस्थान में कुआं को कहते हैं, जो कि सीढ़ीदार बनाई जाती है। सीढ़ीदार कुएं और बावड़ी जल भंडार तथा संरक्षण की पारंपरिक व्यवस्था के साथ जल स्रोत के रूप में भी उपयोग होती है। कुएं के सूखने के प्रमुख कारण पानी को मोटर से निकाला जा रहा है, जिससे ज़मीन का पानी कम होता जा रहा है। झील कम हो रही है, जहाँ वर्षा का पानी इकट्ठा होता था। पेड़ और पार्क के चारों ओर की मिट्टी को सीमेंट से ढका जा रहा है, जिससे वर्षा का पानी ज़मीन तक नहीं पहुँच पाता। गढ़शीश आप जानते ही होंगे। यह सर यानी तालाब है, जिसे जैसलमेर के राजा गढ़श्री ने लोगों के द्वारा बनाया था। इसके दोनों तरफ पक्के घाट, सजे हुए बरामद कमरे, बड़े हाल आदि थे। ये तालाब के किनारे बनाए जाते हैं घर। मीलों तक फैले इस गढ़सर में बारिश का पानी इकट्ठा होता था। तालाब इस तरह बनाया गया था कि जब वह पानी से भर जाता तब बाकी पानी बहकर नीचे बने हुए तालाब में चला जाता। तब वह भी पूरा भर जाता तो पानी तीसरे तालाब में चला जाता है। इस तरह 9 तालाब
एक दूसरे से आसपास में जुड़े थे। पूरे साल पानी की कोई परेशानी नहीं थी, पर आज घड़-सड़ जैसे उजड़ सा गया है। 9 तालाबों के रास्तों में मकान और कॉलोनियाँ बन गई हैं और यहाँ उठने वाला पानी अब तालाब की तरफ न जाकर बेकार बह जाता है, जिससे पानी की बर्बादी होती है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रेड डाटा बुक। और रेड डाटा बुक होता है विश्व संरक्षण संघ, जिसे पूर्व में अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक एवं प्राकृतिक संपदा संरक्षण संघ के नाम से जाना जाता है। और इसमें आपको जो जीव जंतु विलुप्त हो रहे हैं उनके बारे में दर्ज किया जाता है। IUCN का पूरा नाम अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ होता है। IUCN एक संघीय सूची जारी करता है, जिसे रेड डाटा बुक के नाम से जाना जाता है, जिसमें संकट उत्पन्न जीवों की प्रजातियों के प्रकार तथा प्रजातियों का वर्णन किया जाता है। विलोपन के खतरे से गुजर रही हैं। रेड डाटा बुक में प्रकाशित जातियों को थ्रेटेंड जाति का नाम दिया गया। IUCN के 3 वर्ग संकटापन्न, सुलभ, दुर्लभ प्रजाति थ्रेटेंड जनजातियों के अंतर्गत आते हैं। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एनिमल। जानवरों की खाल पर जो डिजाइन होते हैं वो उनके बालों के रंग के कारण होते हैं। दिन में जागने वाले जानवर आमतौर पर कुछ रंग ही देख पाते हैं। रात में जगने वाले जानवर हर चीज़ को सफ़ेद और काली ही देखते हैं। रात में जो जगते हैं वो सफ़ेद और काली ही देखते हैं जहाँ किसी भी चीज़ को। बहुत से जानवर किसी खास मौसम में लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं, जैसे कि छिपकली और भालू भी होता है, और शीघ्र निद्रा में चला जाता है। कुछ जानवर तूफान या भूकंप के आने के कुछ समय पहले अजीब हरकत करने लगते हैं। जंगलों में रहने वाले लोग समझ जाते हैं कि कुछ बुरा होने वाला है। जानवरों में भी देखने, सुनने और महसूस करने की शक्ति होती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि कई जानवरों की पूरी अपनी भाषा है। जिन जानवरों के बाहरी कान और शरीर पर बाल होते हैं वे बच्चे देते हैं। जिन जानवरों के बाहरी कान और शरीर पर बाल नहीं होते वो अंडे देते हैं। स्तनधारियों की विशेषताओं में इनके शरीर पर बाल पाया जाना और कान के मध्य भाग में 3 अस्थियों मेलिन, इनकस व स्टेपस का पाया जाना प्रमुख है। यदि कुछ प्रजातियों को छोड़ देते हैं तो लगभग सभी स्तनधारी वर्ग के जंतु बच्चे देते हैं, यानी जिन जानवरों में यह नहीं पाए जाते वे अंडे देते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्लॉथ एक बंदर की तरह होता है, या कह दें कि भालू की तरह दिखता है, जो कि हमेशा पेड़ों पर रहता है। स्लॉथ दिखने में भालू की तरह होते हैं। ये एक भालू से अलग होते हैं। ये दिन में करीब 17 घंटे पेड़ों से उल्टे लटक कर आराम से सोते रहते हैं। यह सप्ताह में एक बार इस शौच के लिए पेड़ के नीचे उतरते हैं। जिसे पेड़ में रहते हैं उसके पत्तियां खाकर अपना पेट भरते हैं। 40 वर्ष के अपने जीवन में सिर्फ 8 पेड़ों पर ही घूमते हैं। ये स्लॉथ है, 8 ही पेड़ों पर अपना पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं 40 वर्ष तक। और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइगर। बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। बाघ की मूंछें हवा में हुए कंपन को भाप लेती है, जिससे उसके शरीर की सही स्थिति का पता चल जाता है शिकार का, और वह अंधेरों में रास्ता ढूंढ लेता है। बाघ अपने इलाकों में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ता है। दूसरा बाघ गंध को तुरंत पहचान लेता है। बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज़ बदलता रहता है। बाघ का गर्जना 3 किलोमीटर तक सुना जा सकता है। बाघ
के दोनों कान बाहर की आवाज़ इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशा में बहुत ज़्यादा घूम जाती है। बाघ हवा में पत्तों के हिलने और शिकार की झाड़ियों में हिलाने से हुई आवाज़ के अंतर को तुरंत भाप लेता है। ये अपने शिकार को भाप लेता है कि उसका शिकार कहाँ छिपा है। और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हाथी एलिफेंट। हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है। इससे उसके शरीर को ठंडक मिलती है। हाथी के कान पंख जैसे होती हैं। गर्मी लगने पर हाथी अपने कान हिलाकर हवा करता है। 3 महीने का हाथी 200 किलोग्राम का वजन का होता है। एक बड़ा हाथी दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते एक झड़िया खा सकता है। हाथी बहुत आराम करता है। दिन में केवल 2 से 4 घंटे सोता है। हाथी परेशानी आने पर एक दूसरे की मदद करते हैं। और हाथियों का झुंड में केवल हथिनियाँ और बच्चे ही रहते हैं। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथिनी पूरे झुंड की नेता होती है। इस झुंड में 10 से 12 हथिनी और बाकी बच्चे होते हैं। 14 से 15 साल तक हाथी इस झुंड में रहता है और फिर वह झुंड छोड़कर चला जाता है। सिर्फ नर हाथी छोड़ के जाते हैं 14 से 15 वर्ष में। और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लंगूर। जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर अपना पास आती मुसीबतों को देखकर एक खास आवाज़ निकलने का अपने साथियों को संदेश देता है और उन्हें चौकन्ना करता है। मगरमच्छ के छोटे छिद्र जैसे कान होते हैं, लेकिन आवाज़ आसानी से दिखाई नहीं देते। छिपकली के भी छोटे छिद्र जैसे कान होते हैं। मछलियाँ खतरों की चेतावनी एक दूसरे को बिजली तरंगे से देती हैं। डॉल्फिन भी अलग अलग तरह की आवाज़ निकालती है और एक दूसरे से बात करती है। गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। दांतों से काटने और कुतरने के कारण इनके दांत घिस जाते हैं। बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं जो मांस को फाड़ने और काटने के काम आते हैं। और डॉल्फिन तरंग छोड़ती है डॉल्फिन से, जो कि एक दूसरे में अपने आप बात करते हैं। और बिल्ली के भी दांत नुकीले होते हैं। आपको पता ही होंगे, आपने बिल्लियाँ बहुत सारी देखी होंगी अपने घर के आसपास। और गाय के आगे के दांत पत्तों को काटने के लिए होते हैं और पीछे के दांत चपट और बड़े होते हैं जो घास चबाने के लिए होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सांप स्नेक। हमारे देश में केवल 4 तरह के ही जहरीले सांप होते हैं। इनके नाम है नाग, करैत, दुबोइया तथा अफाई। जब सांप किसी को काटता है तो उसको 2 खोखले जहर वाले दांतों से उस व्यक्ति के शरीर में जहर चला जाता है। इस जहर से बचने के लिए उस व्यक्ति को सीरम नाम की दवाई जाती है, जो सांप के जहर से बनाई जाती है। सांप के दांत नुकीले होते हैं, लेकिन वो अपने शिकार को चबाकर नहीं खाता, बिल्कुल पूरा निकल जाता है। सांप के बाहरी कान नहीं होते, वो जमीन पर हुए कंपन को ही सुनता है। सफेरों को कालबेलिया भी कहते हैं। कालबेलिया नाच में सांप जैसी मुद्रा होती है। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डॉग। कुत्तों की गलियों में अपनी जगह बटी हुई होती है। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मलमूत्र की गंध से जान लेता है कि इस इलाके के बाहर का कुत्ता आया था। चूहा की देखने की क्षमता कम होती है, लेकिन इसे सूंघने, टूटने, टेस्ट और छूने की क्षमता अधिक होती है। चींटियाँ मिलजुल कर रहती हैं और चींटियों का काम बटा रहता है। रानी चींटी अंडे देती है। सिपाही चींटियाँ बिल का ध्यान रखती हैं। काम करने वाली चींटियाँ भोजन ढूंढकर बिल तक लाती हैं। चींटियाँ चलते समय जमीन पर कुछ गंध छोड़ती हैं, जिसे सूंघकर पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है।
और जो कि आप देखते ही होंगे चींटियाँ कि एक लाइन में चलती हैं। और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा दीमक और ततैया भी इसी तरह रहते हैं समूह में। मच्छर, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मच्छर। मच्छर हमारे शरीर की गंध, खासकर पैरों के तलवे की, और हमारे शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ लेते हैं। मच्छर पानी में अंडे देते हैं। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया बीमारियां मच्छरों के द्वारा फैलती है। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया मच्छरों के द्वारा ही बीमारी फैलती है। रुके हुए पानी में या इकट्ठे हुए पानी में मलेरिया के मच्छर पैदा होते हैं। इसलिए मच्छरों को प्रजनन को रोकने के लिए पानी में तेल डालना उचित रहता है। इससे पानी के पीएच तनाव कम हो जाता है, ऑक्सीजन की पूर्ति रुक जाती है, जिससे कि मच्छरों का लार्वा मर जाता है जिसकी वजह से मच्छरों का पैदा नहीं होता है और मच्छरों के बच्चे जो या लार्वा होते हैं, अंडे होते हैं, वो मर जाता है पानी में ही। और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेशम का कीड़ा। रेशम का कीड़ा अपनी मादा को इसकी गंध से कई किलोमीटर की दूरी से ही पहचान लेता है। रेशम का कीड़ा अपनी मादा को कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा केचुआ, अर्थवर्म। केचुआ जमीन में छिद्र बनाकर मिट्टी को मुलायम कर देता है। जमीन को इन छिद्रों से हवा और पानी मिल जाता है। केचुआ मित्र पत्ती और पौधों को खाते हैं और इनके मल के उपजाऊ मिट्टी बन जाती है। इनके मल से केचुआ को किसानों का मित्र माना जाता है, क्योंकि यह मिट्टी को उर्वरा बना देते हैं, उपजाऊ बना देते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पक्षी, बर्ड। पक्षी केवल अंडे देने के लिए घोंसला बनाते हैं। जब अंडे से बच्चे निकल जाते हैं तो वह घोंसला छोड़कर उड़ जाते हैं। घोंसला छोड़कर पक्षी अलग अलग जगह चले जाते हैं, पेड़ पर, जमीन पर और पानी में। अधिकतर पक्षियों की आँख उनके सिर के दोनों तरफ होते हैं। अधिकतर पक्षियों के आँख उनके सिर के दोनों तरफ होते हैं। पक्षी एक ही समय में दो अलग अलग चीज़ों को एक साथ देख लेते हैं, यानी उन पर नज़र डाल लेते हैं। जब अलग अलग चीज़ों पर केंद्र करते हैं तो उनका देखने का दायरा बढ़ता है, और जब ये बिल्कुल सामने देखते हैं तो इनकी दोनों आँखें एक ही चीज़ पर होती हैं। ज़्यादातर पक्षियों की आँखों की पुतलियाँ घूम नहीं सकती, वह अपनी गर्दन घुमाकर ही आसपास देखते हैं। पक्षियों के पंख उन्हें उड़ने में मदद करते हैं और उन्हें गर्माहट भी देते हैं। उनके नए पंख आते रहते हैं और पुराने झड़ते रहते हैं। कुछ पक्षी अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग आवाज़ें निकालते हैं, जैसे उड़कर आने वाला दुश्मन के लिए एक तरह की आवाज़ और ज़मीन पर चलकर आने वाले दूसरों की तरह आवाज़। पक्षियों के कान दिखते नहीं, लेकिन इनके सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो पंखों से ढके रहते हैं। पक्षी इन्हीं की मदद से सुनता है। और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बसंत गौरी, बारबेट। बसंत गौरी यह गर्मियों में टुक टुक करती रहती है। पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर उसमें अंडे रखती है। और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा चील, बाज और गिद्ध, जो कि पहले से बहुत कम दिखाई देते हैं। गिद्ध तो विलुप्ति हो गया है। जैसे चील, बाज और गिद्ध हमसे 4 गुना अधिक दूर तक देख सकते हैं। चील की पूंछ खांचे वाली होती है। गिद्ध मरे हुए जानवरों को खाकर जगह साफ कर देता है और आकाश में ऊंचाई पर उड़ता है गिद्ध। और इन्हें पर्यावरण का मार्जक भी कहा जाता है पक्षियों को। पक्षी हमारा शकरखोरा, सनबर्ड। शकरखोरा को हम सनबर्ड कहते हैं। शकरखोरा किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की ढाली पर अपना लटका हुआ घोंसला बनाती है। इसका घोंसला बाल, मकड़ी के जाल, पतली टहनियों, बारीक घास, सूखे पत्ते, रुई, पेड़ की छाल के टुकड़े और कपड़ों के छित्रों से बना होता है।
और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दर्जन चिड़िया। दर्जन चिड़िया अपने नुकीली चोंच से पत्तों को सी लेती है और उनसे एक थैली बना लेती है और उसमें अंडे देती हैं, जैसे कि आपको फिगर में दिखाई दे रहा होगा। ये हमारे यहाँ भी पाई जाती है। और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नर बीवर पक्षी, मेल बीवर बर्ड्स। नर बीवर पक्षी अपने घोंसले बनाते हैं। मादा बीवर उन सभी घोंसलों को देखती है, फिर उनमें से जो घोंसला सबसे अधिक पसंद आता है उसमें ही अंडे देती है, और क्योंकि यह अच्छा होता है उनके लिए। और नेक्स्ट है हमारा फक्ता डब पक्षी। फक्ता कैटेक्स कैटों के बीच या मेहंदी के मेढक में अपना घोंसला बनाते हैं। और नेक्स्ट पक्षी हमारा उल्लू अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है। ये लमसम 270 तक अपना घुमा सकता है, 360 नहीं घुमा सकता है। और नेक्स्ट पक्षी हमारा मैना झटके से अपनी गर्दन को पीछे करती है या घुमा लेती है पीछे गर्दन अपने झटके से, क्योंकि ये दोनों एक समान होते हैं और ये आग की पुतलियों को इधर उधर फेर सकती हैं, इसलिए झटके से घुमाती है। और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कलचिड़िया या इंडियन रोबिन। कलचिड़िया पत्थरों के बीच अपना घोंसला बनाती है। इनके घोंसलों में पौधों की नाजुक टहनी, जड़ें, ऊन, बाल, रुई सब बिछा रहता है। यह छोटे छोटे कीड़े खाती है। उनकी चोंच अंदर से लाल होती है। कलचिड़िया इंडियन रोबिन बर्ड्स की चोंचें लाल होती है। और नेक्स्ट है हमारा कौवा, क्योंकि अब कौवा के बारे में तो सब कुछ जानते ही होंगे। कौवे के घोंसले में लोहे के तार और लकड़ी की टहनियाँ जैसी चीज़ें भी होती है। कौवा पेड़ की ऊंचाई डाल पर घोंसला बनाता है। कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है, वह कौवे के घोंसले में अंडा देती है। कौवा अपने अंडों के साथ साथ कोयल के अंडे को भी सेता है, क्योंकि आपको पता ही है कोयल घोंसला नहीं बनाती है, तो घोंसला में अंडा दे देने के बाद कौवे ही उसको अंडे को सेता है और बच्चे फोड़ता है। और नेक्स्ट पक्षी है हमारा गौरैया स्पैरो। गौरैया अलमारी के ऊपर आईने के पीछे अपना घोंसला बनाती है, जो कि मनुष्य के घरों में होता है। और नेक्स्ट है हमारा कबूतर पिजन। कबूतर पुराने मकानों या खंडहरों में अपना घोंसला बनाते हैं जहाँ पे कोई नहीं लोग रहते हैं। और नेक्स्ट है हमारा डांडी यात्रा। सन 1930 में अंग्रेजों ने भारत के आम लोगों को नमक बनाने पर पाबंदी लगा दी थी, जिस कारण गांधी जी ने डंडी यात्रा की शुरुआत की। गांधी जी का कहना था कि जो चीज़ हमें कुदरत ने दी है उसे बनाने का बंदिश कैसा। इसी पर उन्होंने डंडी यात्रा की थी। उन्होंने लोगों के साथ मिलकर अहमदाबाद से डंडी के समुद्र तट तक एक लंबी यात्रा की और इस गलत कानून को तोड़ा और लोगों का साहस बनाया कि आप नमक बना सकते हैं। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है तरुण भारत संघ, यूनियन ऑफ तरुण भारत। तरुण भारत एक गैर सरकारी संगठन है। तरुण भारत संघ भारत का एक गैर सरकारी संगठन है जो जल संरक्षण व जल के अनुशासित उपयोग को लेकर लोगों को जागरूक करने का काम करती है। तरुण भारत संघ ने पिछले 25 वर्षों में देश भर में 10,000 से ज़्यादा तोहर तालाब बनाए हैं। और ये तालाब बनाने के लिए और जल संरक्षण के बारे में तरुण भारत संघ अपना काम करते हैं। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फैमिली। फैमिली के बारे में आप सब लोग जानते ही होंगे।
फैमिली एकल परिवार में माँ बाप और उनके बच्चे होते हैं। अगर आपकी फैमिली एकल हो तो आपके यहाँ माँ बाप होंगे और उनके बच्चे ही होंगे, यानी आप लोग होंगे बस। जबकि संयुक्त फैमिली में दादा दादी, चाचा बुआ, माँ बाप और बच्चे होते हैं, या नाना नानी, मामा मामी, मौसी, माँ बाप और बच्चे होते हैं संयुक्त फैमिली में। और NCF 2015 के अनुसार कक्षा 3 से 5 तक के पर्यावरण अध्ययन को 6 थीमों में विभाजित किया गया है। ये आपका जो पर्यावरण है EVS को 6 भागों में विभाजित किया गया है NCF 2015 के अनुसार। 6 थीमों पर है आधारित, जो इस प्रकार है थीम। तो NCF 2015 के अनुसार ही है ये थीम है, जिनके अनुसार हम बस थीमों को ही पढ़ लेते हैं तो हमें उनके बारे में सारी EVS के बारे में जानकारी हो जाता है। और इस नोट से आपको 15 में से 15 क्वेश्चन पक्के हो जाएंगे, क्योंकि बहुत ही अच्छे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो थीम हमारा इस प्रकार है 6: परिवार एवं मित्र, पानी, भोजन, आवास, यात्रा, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। लास्ट हमारा है हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मिड डे मील, जो कि स्कूलों में मिड डे मील चलाया जाता है योजना। मध्यांतर भोजन स्कीम देश में 2408 ब्लॉकों में एक केंद्रीय प्रायोजित स्कीम के रूप में 15 अगस्त 1995 को आरंभ की गई थी। वर्ष 1997 से 98 तक यह कार्यक्रम देश के सभी ब्लॉकों में आरंभ कर दिया गया। वर्ष 2003 में इसका विस्तार शिक्षा ग्रांटी केंद्रों और विकल्पों नवोचारी शिक्षा केंद्रों में पढ़ने वाले बच्चों तक कर दिया गया था। और इस स्कीम के माध्यम से बच्चों को दोपहर में भोजन प्राप्त मिलता था, जिससे उन्हें पोषक तत्वों की कमी न हो और जिससे वो अपना भोजन कर सके और पोषक तत्वों को पा सके, जिनसे उनकी बुद्धि तेज हो सके। और नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है ग्रेगर मेंडल। ये एक साइंटिस्ट है। ग्रेगर मेंडल का जन्म एक गरीब किसान परिवार में 1822 में हुआ था। उन्होंने 7 साल तक मठ के बगीचे में 28,000 पौधों तक बारीकी से कई प्रयोग किए और ढेरों आंकड़े इकट्ठे किए। मटर के पौधों के कुछ गुण होते हैं जो जोड़ियों में आते हैं, जैसे बीज या तो मुलायम होगा या खुरदुरा, और इनसे निकलने वाली पीढ़ी के बीजों में वे बीज या तो मुलायम होंगे या तो खुरदुरा। बीज का रास्ता कुछ नहीं होता। तो ये ग्रेगर मेंडल ने आनुवंशिकता सिद्धांत दिया था और इन्हीं को आनुवंशिकता सिद्धांत का जनक माना जाता है, ग्रेगर मेंडल को ही। तो इन्होंने बहुत सारे प्रयोग किए थे। और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अल-बरूनी। 1000 से भी ज़्यादा साल पहले एक यात्री भारत आए, उनका नाम था अल-बरूनी। अल-बरूनी जिस देश से आए थे उनका नाम उज़्बेकिस्तान था। उज़्बेकिस्तान। अल-बरूनी ने बहुत सी बारीकी से चीज़ों और जगहों को देखा और उनके बारे में लिखा, ख़ास तौर से वे जो उन्हें अपने देश से अलग लगी। अल-बरूनी उस समय के तालाबों के बारे में लिखते हैं कि यहाँ के लोग तालाब बनाने में तो माहिर हैं, अगर हमारे देश के लोग इनके बने हुए तालाबों को देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। बहुत बड़े बड़े पत्थरों को लोहे के कुंडलों और सरियों के जोड़कर तालाब के चारों तरफ चबूतरे बनाए जाते हैं। इन चबूतरों के बीच में ऊपर से नीचे जाती हुई सीढ़ियाँ की लंबी कतारें होती हैं। लोगों के उतरने चढ़ने के रास्ते अलग अलग होते हैं। यहाँ कभी भी भीड़ लगने से परेशानी नहीं होती। आज इतिहास पढ़ने वाला लोगों को अल-बरूनी की किताबों से उस ज़माने के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। तो अल-बरूनी ने हमारे देश के बारे में बहुत अच्छा लिखा था अपनी किताब में। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक कल्लम माहेश्वरी है। तो कल्लम माहेश्वरी के बारे में हम पढ़ लेते हैं। ये एक वेट लिफ्टर हैं, आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। ये 130 किलोग्राम तक का भार उठा लेती हैं। भारत के बाहर इन्होंने 29 मेडल जीते थे, जो कि बहुत ही अच्छा है इनके लिए, और ये वेट लिफ्टर है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बैजेंद्री पाल, जो कि एवरेस्ट पर चढ़ी थी। बैजेंद्री पाल भारत की पहली और विश्व की 5वीं महिला थी
जिन्होंने एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ाई की। बेशेंद्री पाल बचपन में एक पिकनिक में गई थी जहां वे 4000 मीटर ऊंचाई चोटी पर चढ़ गई थी। तब यह कुल 12 वर्ष की थी। यह उत्तराखंड के गढ़वाल एरिया में नाकुरी गांव में बड़ी हुई। उन्होंने नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग से अपनी ट्रेनिंग ली। इनके गाइड ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह थे, जिनके द्वारा इन्होंने अपना ट्रेनिंग पूरा किया था। और ये उत्तराखंड की थी, जो कि अच्छी पर्वतारोही थी। और 1984 में माउंट एवरेस्ट में जाने के लिए टीम मेंबर बनी और 23 मई को दोपहर 1:07 पर अपना पहला कदम 8848 मीटर ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर रखा। इनके साथ एक और मेंबर भी गई थी। यह एक साथ कदम नहीं रख पाए क्योंकि वहाँ जगह नहीं थी, तो पहले इन्होंने अपना कदम रखा, उसके बाद अपना सिर झुकाया, झंडा फहराया और तस्वीरें ली। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सगरमाथा भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पवित्र लोग मानते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा चमकता सितारा या गर्ल स्टार। सूर्यमणि एक चमकता सितारा गर्ल स्टार है। चमकते सितारे उन साधारण लड़कियों की असाधारण कार्य है जिनके स्कूल जाकर अपनी ज़िंदगी बदल दी। सूर्यमणि चाहते थे कि लोग त्योहारों पर अपने गीत गानों को गाए और उन्हें भूले नहीं, और वे पहनावे को चाव से पहने। जड़ी बूटियों की समझ और बाँस की चीज़ें बनाने की कला बच्चे भी सीखे। बच्चे स्कूल की भाषा तो सीखे ही, अपना कुड़ुक भाषा का रिश्ता भी उससे जोड़े। यह सब तोरंग केंद्र में होता है। तोरंग में कुड़ुक समाज और अन्य आदिवासियों की खास किताबें को संभाल कर रखा गया। गाने बजाने की कई चीज़ें, बांसुरी, तरह तरह के ढोल भी है। सूर्यमणि 21 साल की थी जब उसने वासी दीदी की कई लोगों की मदद से एक केंद्र खोला। उसने इस जगह का नाम तोड़ांग, कुड़ुक भाषा में तोड़ांग का मतलब है जंगल। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सुनीता विलियम। सुनीता विलियम के हम बारे में पढ़ेंगे। तो सुनीता विलियम 360 किलोमीटर दूर स्पेस में गई थी। सुनीता विलियम ने 6 महीने से ज़्यादा अंतरिक्ष में समय बिताया है। वे सबसे लंबे समय तक स्पेस में रहने वाली पहली महिला थी। सुनीता विलियम के अनुभव स्पेस में इस प्रकार हैं। वहाँ एक जगह बैठ नहीं पाते थे, एक जगह से दूसरी जगह तैरकर जाते या रहते थे। पानी भी नहीं रुकता था, बुलबुले बन के फ्लोट करता था। चेहरे या हाथ धोने के लिए बल्बल पकड़ना पड़ता था और कागज़ गीला करना पड़ता था। वहाँ कंघी रखने की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि बाल हमेशा खड़े रहते थे। वहाँ टहल नहीं सकते थे और फ्लोट करने की आदत हो गई थी। एक जगह पर रुकने के लिए खुद को बांधना पड़ता था। नील आर्मस्ट्रांग चांद पर उतरने वाले प्रथम व्यक्ति थे। वे चांद पर 1969 में गए थे। भारत अर्जेंटीना के विपरीत देशांतर पर है, इसलिए भारत के लोग अर्जेंटीना के लोगों के सापेक्ष उल्टे हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है केरल राज्य। केरल राज्य के बारे में हम पढ़ेंगे और वहाँ पे क्या क्या है, क्या क्या मशहूर है। तो केरल में टैपियोका ज़मीन के नीचे उगाया जाता है और यह एक प्रकार का फल है जिसे केरल के लोग उबाल कर खाते हैं। वल्लम लकड़ी की बनी छोटी नाव होती है जो केरल में पाई जाती है। केरल में मलयालम भाषा बोली जाती है। मलयालम में माँ की बड़ी बहन को बलियम्मा और नानी को अम्मुमा कहते हैं। चाचा को चिटनपन और चाची को कुंजम्मा कहते हैं और पिता को अप्पा कहते हैं। केरल में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए फेरी नाव का प्रयोग किया जाता है। केरल के मसालों का बगीचा भी कहते हैं। कथकली नृत्य केरल में होता है। यहाँ केले के फलों से सब्जी बनाई जाती है। केरल में नारियल के पेड़ अधिक होते हैं। केरल के निकटवर्ती राज्य तमिलनाडु और कर्नाटक हैं। इसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम है। केरल के गुजरात से केरल तक की यात्रा के बीच में महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्य पड़ते हैं। कोझिकोड केरल में है। मलप्पुरम जिला केरल में है। गोवा से केरल तक रेल की यात्रा में 92 सुरंग और 2000 पुल पड़ते हैं। तमिलनाडु भारत के दक्षिण में स्थित है। इसके पड़ोसी राज्य केरल, कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश है
और इसे मैप के द्वारा हम भी समझ सकते हैं। और मैप से आपको 2-3 क्वेश्चन आराम से पूछते हैं, तो वहाँ पे आप जाएं और मैप से देखें, इंडिया मैप देख लें, तो वहाँ से आपको जानकारी मिल जाएगी कि कौन सा राज्य किस राज्य के पास है और कौन सा राज्य किस राज्य की दिशा में स्थित है और कहाँ से जाने के लिए कौन सी ट्रेन पकड़ी जाती है। तो आप वहाँ से मैप के सहारे आप देख सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है असम। हम असम के बारे में पढ़ेंगे कि असम में क्या क्या मशहूर है और क्या क्या है असम में, जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है सीटेट में। तो चलिए हम असम के बारे में पढ़ते हैं। असम में घर ज़मीन से 10 या 12 फीट ऊपर होते हैं। ऊंचाई में बनाने की वजह से भारी बारिश होती है यहाँ पे। यह बाँस से बनाए जाते हैं और अंदर भी लकड़ियों का प्रयोग होता है। असम में बाँस या रस्सी के पुल बनाए जाते हैं। यहाँ बारिश बहुत अधिक होती है, कभी कभी घुटनों तक पानी भर जाता है। यहाँ बाँस को गरीबों का टिम्बर कहते हैं। टिम्बर आप समझ रहे होंगे, लकड़ी। और यहाँ पे जैसे कि तस्वीर में आपको दिखाई दे रहा है कि असम में घर कैसे बनाए जाते हैं और कितनी ऊंचाई पर होते हैं और कितने तक पानी आ जाता है असम के पास में। तो वहाँ पे पानियाँ बहुत ऊपर तक आ जाता है और नदी है वहाँ पे, इस वजह से वहाँ पे बाढ़ भी आ जाती है और बारिश भी लगातार होता रहता है, इस वजह से यहाँ बाढ़ हो जाता है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नृत्य, और नृत्य में हम पढ़ेंगे बिहू नृत्य। तो चलिए हम अपना बिहू नृत्य के बारे में देखते हैं कि बिहू नृत्य है कहाँ का और कैसे मनाया जाता है। माघ बिहू 15 और 14 जनवरी आसामीय कैलेंडर के 10वें महीने माघ की प्रथम एवं द्वितीय तिथि को मनाया जाता है। पहले दिन को उरुक्का कहते हैं। इस दिन अस्थायी शेड छप्पर बनाते हैं जिसे भेला घर कहते हैं और सामूहिक भोज का आयोजन होता है। बोरा असम में खाए जाने वाला चावलों की एक किस्म है जो पकने के बाद चिपचिपे हो जाते हैं। तो आप सभी को बता दें कि वहाँ पे एक बोरा नाम का एक चावल होता है जो कि असम में बनाया जाता है, उगाया जाता है या बनाया जाता है। तो आप समझे ना कि बोरा होता है। वहाँ पे बोरा नाम का एक किस्म का चावल भी होता है, धान, जिसे असम के लोग उगाते हैं और जो पकने के बाद चिपचिपे हो जाते हैं। तो बिहू त्यौहार चावल की नई फसल काटने पर असम में मनाया जाता है और भेला घर घास और बाँस से बनाया जाता है। ताओ कढ़ाई को आग पर रखकर उसमें पानी उबालेंगे और भीगे हुए चावलों से भरी हुई कढ़ाई उस पर रख देंगे तथा उसे केले के पत्तों से ढक देंगे। थोड़ी देर बाद चेवा चावल तैयार हो जाएगा और वहाँ पे चेवा नाम का चावल भी पाया जाता है। औरतें पीले रंग के कपड़े पहनती हैं, लड़कियाँ रंग बिरंगी मेखला चादर पहनती हैं और भात सुक्तो चावल और रसे वाली सब्जी को कहते हैं। भात सुक्तो चावल रस वाली सब्जी को कहते हैं, तो जो कि अच्छी लगती है वहाँ पे। और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अबू धाबी। अबू धाबी के बारे में हम पढ़ेंगे। यह देश रेगिस्तान इलाके में है अबू धाबी, और यहाँ की स्थानीय भाषा अरबी है। यहाँ पानी बहुत कीमती है क्योंकि यहाँ न तो वर्षा होती है और न ही नदियाँ हैं, न ही झील, न ही तालाब है। और यहाँ रेतीली ज़मीन के नीचे तेल पाया जाता है। यहाँ खजूर के पेड़ अधिक मात्रा में दिखाई देते हैं क्योंकि ये पेड़ रेगिस्तान इलाकों में पाए जाते हैं। अबू धाबी की करेंसी आपका दिरहम होती है। अबू धाबी में रेत के पहाड़ और ईंट के टीले पाए जाते हैं जो कि रेत की वजह से हवाएं या आंधियाँ चलने की वजह से बनती है। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बिहार राज्य के बारे में पढ़ेंगे। बिहार में मधुबनी नामक ज़िला है। यहाँ त्यौहार एवं खुशी के मौके पर घर की दीवारों पर और आंगन में कई तरह के चित्र बनाए जाते हैं। यह चित्र पिसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर बनाए जाते हैं। इन रंगों को बनाने के लिए नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि का इस्तेमाल किया जाता है। चित्रों में इंसान, जानवरों, पेड़, फूल, पत्ती, मछलियाँ आदि जीव जंतु साथ में बनाए जाते हैं। मधुबनी चित्रकला बहुत पुरानी है और इसका नाम भी इसी ज़िले पर पड़ा है, मधुबनी ज़िले पे।
तो मधुबनी आपको पता ही है कि मधुबनी चित्रकला बहुत ही पुराना है और इसका नाम इस ज़िले के नाम पर पड़ा है जो कि मधुबनी है, जो कि बिहार ज़िले में स्थित है। इसी के नाम पे आपका मधुबनी चित्रकली बनाई जाती है और ये बिहार में उपस्थित है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लद्दाख। लद्दाख पहुंचने के लिए जम्मू पार करना पड़ता है। लद्दाख को ठंडा रेगिस्तान कोल्ड डेजर्ट भी कहते हैं। यहाँ 1 या 2 फ्लोर की बिल्डिंग होती है। घर पत्थर के होते हैं जिनकी छत और फर्श लकड़ी की होती है, दीवार मिट्टी की और उन पर चूने की मोटी परत चढ़ी होती है। यहाँ कम बारिश होती है। यहाँ पेड़ पौधे नहीं पाए जाते हैं। लकड़ियों की सीढ़ियों का प्रयोग होता है। मोटे पेड़ का तना छत को मजबूत बनाने में मदद करता है। ग्राउंड फ्लोर में जानवरों को रखा जाता है। जब ज़्यादा सर्दी पड़ती है तो खुद भी ग्राउंड फ्लोर में रहने आ जाते हैं। ग्राउंड फ्लोर में विंडो नहीं होती। गर्मी के मौसम में यह लोग फल सुखा लेते हैं और सर्दियों में इनका इस्तेमाल करते हैं। लद्दाख क्षेत्र भारत के सबसे ठंडा रेगिस्तान है, क्योंकि इसे ठंडा रेगिस्तान कहते हैं जहाँ बर्फ़ ही बर्फ़ चारों ओर दिखाई देता है। और भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित नहीं होते क्योंकि ये अधिक ऊंचाई पर होते हैं और हिमालय के वसीय छाया में पड़ते हैं। लाल मिर्च, नारंगी, कद्दू और सुनहरे पीले भुट्टे यहाँ मिलते हैं। सुनहरे पीले भुट्टे जो कि आपकी सोने कलर का हल्का हल्का होगा। श्रीनगर से लद्दाख जाते हुए कारगिल रास्ते में पड़ता है और श्रीनगर से अगर लद्दाख जाएंगे तो कारगिल रास्ते में ही पड़ जाएगा। यहाँ संकर रास्ते होते हैं। पहाड़ी इलाकों में नायलॉन का टेंट इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि वहाँ पे रेगिस्तान में बर्फ़ गिरती है और नायलॉन की प्लास्टिकें होती हैं, इस वजह से उनको इस्तेमाल में किया जाता है। और लद्दाख में झूले का मतलब वेलकम होता है। लद्दाख में अगर आप किसी से मिलते हैं तो झूले बोलेंगे तो इसका मतलब होता है वेलकम। और टालियाँ लकड़ी से बना झूला का इस्तेमाल लद्दाख में नदी को पार करने के लिए किया जाता है। टालियाँ होती हैं जो लकड़ी से बना झूला होता है। और स्किट पोपुल लद्दाख का एक गांव है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है राजस्थान। तो हम राजस्थान के बारे में पढ़ेंगे और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं आपके। तो चलिए हम राजस्थान के बारे में अपना शुरू करते हैं। राजस्थान में मिट्टी के घर बनाए जाते हैं। घरों की दीवार बहुत मोटी होती है और इन्हें लीप पोत कर सुंदर बनाया जाता है और उनकी छत कंकरी झाड़ियों से बने होते हैं। राजस्थान में टैंक को टैंका भी कहते हैं। अपने घर में ज़मीन को गाढ़ा खोद कर टैंक का निर्माण करते हैं और अपनी छतों पर ढाल बनाते हैं जिससे कि बारिश का सारा पानी इस टैंकों में जा गिरे और बाद में छान कर उपयोग हो। यहाँ बारिश बहुत कम होती है। टेकला गांव 1600 मीटर ऊंचा है जो राजस्थान के झरलपतन या झरलवाल में है। राजस्थान के जोधपुर में खिजड़ड़ी गांव के लोग पेड़ों को काटने से बचाने के लिए 300 साल पहले पेड़ों से चिपक कर खड़े हो गए थे। आज 300 साल के बाद भी यहाँ के लोग जो बिश्नोई कहलाते हैं पेड़ों और जानवरों के प्रति संवेदनशील और उनकी रक्षा करते हैं। यहाँ शिकार करना और पेड़ों को काटना वर्जित है। रेगिस्तान में होते हुए भी ये गांव हरा भरा है। यहाँ जानवर बिना किसी डर के इधर उधर घूमते हैं। खिजड़ी गांव में खिजड़ी पेड़ पाए जाते हैं। यह पेड़ रेगिस्तान इलाकों में खूब पाया जाता है। इससे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। इसकी छाल दवा बनाने के काम में आती है और इस लकड़ी को कभी कीड़ा नहीं लगता है, इसलिए फलियों से सब्जी बनती है। पत्तियों को वहाँ रहने वाले जानवर खाते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आंध्र प्रदेश। हम आंध्र प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे कि आंध्र प्रदेश में क्या क्या फेमस है और कहाँ पे क्या है। तो आंध्र प्रदेश में पोचमपल्ली ज़िला आंध्र प्रदेश में है। इस ज़िले के अधिकतर लोग बुनकर हैं, अतः इस बुनकरों को पोचमपल्ली व कलमकारी के नाम से जाना जाता है। नल्ला मड्डा आंध्र प्रदेश में है। मुख्तारपुर गांव
आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली जिले में है। आंध्र प्रदेश के लोगों का एक समूह एक विशेष कैंप लगाता है। इस कैंप के द्वारा कम उम्र की शादीशुदा लड़कियों को दोबारा स्कूल भेजने में मदद की जाती है। आंध्र प्रदेश की भाषा तेलुगु है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला इत्र के लिए मशहूर है। यहाँ के फूलों से इत्र, गुलाब जल, केवड़ा तैयार किया जाता है। उत्तर प्रदेश में कचनार के फूलों की सब्जी बनाई जाती है। अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं तो आप जानते होंगे कचनार के फूल क्या होते हैं और कैसे दिखते हैं। उत्तर प्रदेश की कथक उत्तर प्रदेश की एक नृत्य है जो कि राजकीय नृत्य है, बहुत ही फेमस नृत्य है उत्तर प्रदेश की। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा उत्तराखंड। उत्तराखंड में पहाड़ों के बीच में एक ऐसी जगह है जहाँ फूल ही फूल होते हैं। यहाँ फूलों की घाटी कहलाती है। कहीं झाड़ियों में लगे लाल फूल नज़र आते हैं तो कई पत्थरों के बीच सफ़ेद फूल झपकते हुए मिलते हैं। पीले पीले फूलों के लंबे चौड़े कालीन जैसे मैदान भी है और कहीं कहीं अचानक घास के बीच छोटे छोटे तारों जैसे नीले फूल दिखाई देते हैं। इस घाटी में इतने सारे फूल साल में कुछ ही हफ्तों के लिए खिलते हैं जो कि बहुत ही अच्छा आकर्षण होते हैं। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मनाली। और मनाली के बारे में हम पढ़ेंगे कि मनाली में क्या क्या है। तो मनाली में बारिश भी होती है और बर्फ़ भी पड़ती है। यहाँ घर पत्थर और लकड़ी के बने होते हैं जिनकी छत ढालू होती है। तो आप कभी मनाली गए हों तो जानते ही होंगे, या नहीं गए हों तो कभी मनाली जाइए और घूम के आइए, कितना सुंदर है मनाली। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है श्रीनगर। श्रीनगर में कुछ पहाड़ों में, कुछ पानी में, कुछ ऊंचे पर्वतों पर और कुछ पत्थरों में होते हैं। ये श्रीनगर के घर हैं जो कि कुछ पानी में, कुछ ऊंचे पर्वतों में, कुछ पत्थरों में होते हैं और इन पर लकड़ी के सुंदर डिजाइन बने होते हैं। हाउस बोट या 80 फीट तक लंबी हो सकती है और 8 से 9 फीट तक चौड़ी हो सकती है। डोगा या नाव झेलम नदी में डल झील में मिलती है। इसके अंदर कई कमरे होते हैं और अंदर से यह एक घर की तरह लगती है। इन पर लकड़ियों के सुंदर डिजाइन बनाए जाते हैं। जो इस छत के पर डिजाइन होते हैं उसे खत्म बंद कहते हैं। कश्मीर के गांव में घर पत्थर से बने होते हैं और ढलान वाली छत होती है। कुछ पुराने घरों में विशेष प्रकार की खिड़कियाँ होती है जो दीवारों पर निकली होती है। इन्हें डैम कहा जाता है। इनमें सुंदर डिजाइन बना होता है। कुछ पुराने घर पत्थरों के बने होते हैं और कुछ ईंट और लकड़ी के भी होते हैं। लकड़ी के भी हैं। दरवाजे और खिड़कियों में सुंदर मेहराब है। शिकारा नाव पर्यटकों को आकर्षित करती है। कश्मीर में सरसों के तेल में मछली को पकाकर खाते हैं। गोवा में नारियल के तेल में कहवा कश्मीर की एक खास किस्म की चाय है। उर्दू डोंगरी कश्मीर की भाषा है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मुंबई और हम मुंबई के बारे में पढ़ेंगे। मुंबई भारत का एक सबसे बड़ा शहर है। दिल्ली से मुंबई जाने के लिए गुजरात, राजस्थान को पार करते हुए महाराष्ट्र में आना पड़ता है। दिल्ली से मुंबई 1400 किलोमीटर दूर है। विक्टोरिया टर्मिनल रेलवे स्टेशन मुंबई में है। पहली बार 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे के बीच पहली रेलगाड़ी चली थी। नागपाड़ा और अफसाना मसूरी बास्केटबॉल टीम मुंबई में है जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है। और आपको पता ही है कि पहला रेलगाड़ी मुंबई से ठाणे तक चली थी आप सभी को। तो सोलापुर मुंबई में स्थित है और बाजार गांव महाराष्ट्र में है। कफ परेड मुंबई में है। बच्चू खान प्लेग्राउंड मुंबई में है जिसका नाम मुस्तफ़ा खान कोच के नाम पर पड़ गया। सहजन के फूलों के पकौड़े महाराष्ट्र में खाए जाते हैं। वर्ली एक पारंपरिक कला है जिसका प्रचलन महाराष्ट्र में है। यह महाराष्ट्र राज्य गुजरात सीमा पर सर्वाधिक देखने को मिलता है। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मिजोरम। मिजोरम में मिजो भाषा बोली जाती है, यानी 3/4 लोग जंगल में रहते हैं। यहाँ की मुख्य फसल चावल है।
यहाँ खेती की लॉटरी निकाली जाती है। ज़मीन को साझा मानकर सभी लोगों को बारी बारी उस ज़मीन पर खेती करने का अवसर मिलता है। मिजोरम में बांस के बर्तन बनाए जाते हैं। झूम खेती मिजोरम में ही होती है। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कर्नाटक। कर्नाटक की भाषा कन्नड़ है। वेलवर्निका गांव कर्नाटक में है। होलगुंडी गांव कर्नाटक में है। बच्चों की पंचायत बीमा संघ होलकुंडी गांव में है। भारत के प्रमुख वन्यजीव अभयारण्य एवं उद्यान के बारे में पढ़ेंगे कि भारत में कौन कौन से ऐसे वन्यजीव अभयारण्य हैं जहाँ पे वनों को सुरक्षित रखा जाता है। तो हमारा पहला है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ बाघों की आबादी बहुत ही अधिक है। हमारा नेक्स्ट है गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है, जो कि गिर वन राष्ट्रीय संरक्षण क्षेत्र की स्थापना 1913 में एशियाई सिंहों के बचे हुए सबसे बड़े समूह को संरक्षण प्रदान करने के लिए की गई थी। गिर वन राष्ट्रीय उद्यान बाघ संरक्षित क्षेत्र है, जो कि एशियाई बबर शेर के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। और यहाँ पे एशियाई बबर शेर बहुत ही अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। और हमारा नेक्स्ट है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि यूपी में है या उत्तर प्रदेश में। यह उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा एवं समृद्ध जैव विविधता वाला क्षेत्र है। यहाँ राष्ट्रीय उद्यान बाघों और 12 सींगों के लिए विश्व प्रसिद्ध है यह राष्ट्रीय उद्यान। और हमारा नेक्स्ट है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में, जो कि कर्नाटक में स्थित है। यह भारत का सबसे बड़ा जीव मंडल रिजर्व बनाता है, जिसे नीलगिरी जीव मंडल रिजर्व के नाम से जाना जाता है। यह प्रोजेक्ट टाइगर के तहत सन 1973 में एक टाइगर रिजर्व के रूप में स्थापित किया गया था। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कर्नाटक में है। और हमारा नेक्स्ट उद्यान है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि आसाम में है। और ये एक सींग वाले गेंडों के लिए प्रसिद्ध है, जो कि बहुत ही अच्छा है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गेंडों की सबसे अधिक आबादी के लिए प्रसिद्ध है। इस राष्ट्रीय पार्क को 1985 में विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित किया गया। इस पार्क को भारतीय बाघों का घर भी कहा जाता है, जो कि बहुत ही अच्छा। और यहाँ पे भारतीय बाघ भी पाए जाते हैं। और हमारा नेक्स्ट है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है, जो कि एमपी में। बांधवगढ़ अभयारण्य मध्य प्रदेश का सबसे प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है। इसे 1968 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। बांधवगढ़ अभयारण्य बाघों के लिए प्रसिद्ध है। देश में सबसे छोटा एशिया पार्क साउथ बटन अंडोबार निकोबार में है। देश में सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क हिमिस लद्दाख में है। यह भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान है। पाला बाघ अभयारण्य सिरसा है, जो कि राजस्थान में। भारत में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। देश का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य अर्जुन सागर है, जो कि आंध्र प्रदेश में है। विश्व का एकमात्र तैरता और राष्ट्रीय पार्क केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि मणिपुर में है। भारत में सबसे ज़्यादा वन्य जीव अभयारण्य अंडोबार निकोबार में है। और कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हम लोग जान लेते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत उपयोगी है। वन जीव संरक्षण दिवस 3 मार्च को, विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च, अंतर्राष्ट्रीय टाइगर रिजर्व दिवस 29 जुलाई, विश्व जल दिवस 22 मार्च, विश्व आर्द्र दिवस 2 फरवरी, विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च और पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। वन्यजीव संरक्षण 3 मार्च, विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च, अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस 29 जुलाई, विश्व जल दिवस 22 मार्च, विश्व आर्द्र दिवस 2 फरवरी, विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। तो ये और नीचे भी हैं कुछ। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 14 से 15 मई प्रवासी दिवस। जैव विविधता दिवस होता है आपका 22 मई। और यहाँ के इसमें थीम भी पूछ लिया जाता है कभी कभी। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवंबर, ओजोन परत दिवस संरक्षण दिवस 16 सितंबर है। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 8 मई, विश्व प्राकृतिक दिवस 3 अक्टूबर, विश्व पशु कल्याण दिवस 4 अक्टूबर, विश्व वन्य प्राणी सप्ताह अक्टूबर का पहला सप्ताह, विश्व वन्य प्राणी दिवस 6 अक्टूबर, विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर। ये बहुत ही उपयोगी हैं कुछ दिवस जो कि आपके पर्यावरण में पूछे जाते हैं। और ऐसे ही क्वेश्चन आपको
मिलते हैं। तो कुछ नृत्य हम पढ़ लेते हैं, जो कि पेपर में कुछ नृत्य भी पूछता है। तो चलिए अपना नृत्य देख लेते हैं कि क्या क्या पूछता है। एक तरफ नृत्य और दूसरी तरफ राज्य है। घूमर आपका राजस्थान का नृत्य है, भांगड़ा पंजाब का, रावड़ी महाराष्ट्र का, चुंगल नागालैंड में मनाया जाता है नृत्य, उड़ीसी उड़ीसा का है, बिहू असम, मुखौटा है अरुणाचल प्रदेश का, कथकली है केरल का, छऊ है झारखंड, गढ़वाली है उत्तराखंड, कुचिपुड़ी है आंध्र प्रदेश की नृत्य, और भारतनाट्यम है आपका तमिलनाडु में मनाया जाता है भारतनाट्यम, और रासलीला है आप सभी लोग जानते ही होंगे, रासलीला उत्तर प्रदेश का है, और कथक है आपका उत्तर प्रदेश, यक्षगान है कर्नाटक का, गरबा है गुजरात का। और ये रहे आपका कुछ महत्वपूर्ण नृत्य जो कि बहुत ही अच्छे हैं। पर्यावरण से संबंधित अति महत्वपूर्ण संगठन है कुछ, तो चलिए देख लेते हैं। IUCN, इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है, और पौधे एवं पशुओं को लुप्त होने से रोकना एवं प्राकृतिक क्षेत्रों को नष्ट होने से बचाना ही IUCN का मुख्य कार्य है। WWF वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, ये पर्यावरण के संरक्षण, शोध एवं पुनः स्थापना के लिए कार्य करता है WWF। और आपका नेक्स्ट है आपका UNEP, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP, जो कि बहुत ही अच्छा कार्य करता है UNEP। इसका मुख्यालय नैरोबी केन्या में है। विभिन्न पर्यावरणीय कार्यक्रमों और संगठनों के प्रबंध के लिए अंतर्राष्ट्रीय रूपरेखाओं के निर्माण हेतु इसका गठन किया गया। और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा IPCC, जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल। इसका कार्य मानवीय गतिविधियों से जलवायु परिवर्तन के खतरों का मूल्यांकन करना है, जो कि अच्छा है। और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पृथ्वी सम्मेलन, जो कि पहली बार 1972 में हुआ था, अर्थ सम्मेलन। पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन स्टॉकहोम सम्मेलन की 20वीं वर्षगांठ मनाने के लिए 1992 में ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनिरो में किया गया, इसलिए इसे रियो सम्मेलन भी कहते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाली, कि टाली होती क्या है, जो कि पहाड़ों पर उपयोग की जाती है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। तो यह लकड़ी से बना हुआ एक झूला होता है, यह लोहे की रस्सी पर टेंगा होता है, जो कि पुल की मदद से रस्सी पर सरकता है पुली की मदद से। 4-5 बच्चे एक साथ इसमें बैठ सकते हैं, तो आप भी सफ़र कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट है ऊँट गाड़ी, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए राजस्थान में ऊँट गाड़ी का प्रयोग किया जाता है। जुगाड़ी ये आगे से मोटर बाइक की तरह दिखता है और पीछे से लकड़ी के फट्टों से बना होता है। बैलगाड़ी, यह मैदानी इलाकों में गांव में प्रयोग किया जाता है बैलगाड़ी। वीडियो आपको अच्छी लगी तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।